जल संकट के समय होगा जब हम पानी की थोड़ी चिंता करेंगे, और जहाँ बारिश हुई नहीं कि पानी को फिर बेतहाशा बहाना शुरू कर देते हैं, और जहाँ कहीं थोड़ी हिदायत मिलती है तो हम बड़े फ़ख्र से या मतलब कहते हैं कि हम तो ग्लेशियर पिघला कर पानी ले आएंगे। तो ऐसे दौर में जब पर्यावरण संकट दहलीज पर नहीं खड़ा है बल्कि वो हमारे आंगन में आकर बैठ गया है, मुश्किलें सामने आ रही हैं हम सबके सामने, ऐसे समय में कैसे हम अपनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। पर्यावरण का खासकर हमारी थाली से, हमारे पोषण से जो पर्यावरण परिवर्तन का असर है और उन चुनौतियों को कैसे निपटा जा सकता है, हमारा अगला सत्र इसी पर केंद्रित है। विकास संवाद ने लगातार काम किया है कुपोषण पर भी, और मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर का सीधा सीधा संबंध कुपोषण से होता है। और जब हम कुपोषण की बात करते हैं तो एक अनायास दृष्टिकोण थोड़ा सा नकारात्मक हो जाता है, और ऐसे समय लगता है कि पोषण की बात करनी चाहिए, सुपोषण की बात करनी चाहिए। और इसीलिए एक अभियान कह लीजिए, कार्यक्रम कह लीजिए, एक प्रतिबद्धता कह लीजिए जो विकास संवाद ने निभाई, और उन्होंने स्थानीय खाद्य व्यवस्था को संभालने के लिए, स्थानीय खाद्य परंपरा को सहेजने के लिए पोषण भरी रसोई। दो बातें होती हैं असल में जब हम लोग किसी काम को सोचते हैं, और जब हम विकास संवाद के नज़रिए से और जिस तरह से उसका काम रहा है उसके नज़रिए से सोचना शुरू किया, तो एक तरफ कोई थीम है जिस पर कि हम बात करते हैं, उसको ठीक करने के लिए काम करते हैं, और दूसरी तरफ कम्युनिकेशन का एक नज़रिया है जहाँ से कोई चीज़ों को जो है कैसे कम्युनिकेट किया जा सकता है और उसको नवाचार के ज़रिए किस तरह से कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो हमने पोषण माह में एक शुरुआत करने की कोशिश की थी कि क्या इन दोनों सिरों को मिलाकर के कोई एक चीज़ जो है वो बनाई जा सकती है। इससे पिछले साल जब पोषण माह आया था तो हमने हमारे साथियों के साथ में शुरू की थी, क्योंकि होता असल में ये है कि जब हम कोई मैसेज के नज़रिए से सोचते हैं तो वो मैसेज दिल्ली से होकर के और या एक्सपर्ट की तरफ से होकर के और वो ज़मीन तक जाता है और हमें लगता है कि काम पूरा हो गया। लेकिन हमने थोड़ा इसको बदलने की कोशिश की कि समाज के अपने जो व्यवहार हैं, तौर तरीके हैं, उनके सोचने समझने का तरीका है, उस अभिव्यक्ति को जो है वो कैसे लेकर के जा सके, और वहाँ से हमने कुछ पोषण वाले संदेश उनके व्यवहार के लोगों से शुरू किए थे। और अगले साल में हमने ये कोशिश की कि कुछ उसके छोटे छोटे वीडियोज़ वो खुद कैसे तैयार कर सकते हैं कि उनका अपना खान पान, अपनी उनकी समृद्ध परंपरा, उनकी अपनी विविधता क्या है। तो एक ऐसे 35 वीडियोज़ का हमने एक कैंपेन शुरू किया था। ये वीडियो कैंपेन हमने मोबाइल के माध्यम से किया, बहुत कम बजट में इसको किया, मतलब ज़ीरो बजट आप मान सकते हैं। कुछ एक एडिटिंग वगैरह का हमने इसमें काम किया, बाकी बिल्कुल रॉ वीडियो जो हैं वो हमारे किए, और उन वीडियोज़ को जो है हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ला करके रखा, और एकदम बहुत शानदार उसमें इस तरह का आप देखेंगे। विकास संवाद के वो यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ उपलब्ध हैं, और समय मिला तो यहाँ पे भी हम प्ले करेंगे। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त लोगों की तरफ से उसमें निकल कर आया है, और उसके वीडियोज़ के आधार पे हमने इस किताब को बनाने की कोशिश की है। हम भारत के लोग और हमारी पोषण भरी रसोई, तो ये किताब है। इस किताब में वीडियो को स्कैन करके जो है आप देख भी सकते हैं। तो मैं कमलेश भाई से आग्रह करता हूँ हमारे मेहमानों से इस किताब का विमोचन कराएं। हमें खुशी हो रही है कि इस किताब को आज यहाँ पर विमोचन किया जा रहा है। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, खासकर पत्रकार, और मध्य प्रदेश जैसे भोपाल हो या कस्बा हो, जब भी हमको संदर्भ की कोई बात होती है तो आज से नहीं, कई सालों से हम लोग श्रावणी जी, हम लोग संदर्भों में तथ्यों को लेकर, आंकड़ों को लेकर कुछ बात होती है तो विकास संवाद और थोड़ा सा आगे गए तो ग्राउंड रिपोर्ट तक पहुंचते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि रिचर्ड महापात्र जी हमारे बीच में मौजूद हैं। वे ग्राउंड रिपोर्ट को देखते हैं, उस वहाँ के मैनेजिंग एडिटर हैं, और उससे बड़ी बात यह है कि वे उन मुद्दों को जिनको वो छापते हैं उससे बहुत ज़्यादा गहराई से जुड़े हुए हैं, खुद अध्येता हैं, और कई पत्रकारों की पीढ़ियों को उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए इस कार्य में लगाया है। उनको सुनना, खासकर पर्यावरण के जो परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है, उसके हमारे पूरे समग्र जीवन और उसके साथ में खासकर हमारे पोषण से उसका क्या असर है और क्या चुनौतियां हैं, और वो रेखांकित करेंगे ही
साथ ही यह भी यदि समाधान पर बात होगी, क्योंकि हम लोग समाधान के लिए यहाँ पर बैठे हैं, समाधान पर भी एक बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि आज के इस सत्र की एक बेहतर शुरुआत रिचर्ड जी दे पाएंगे। लेकिन जो ज़्यादातर जो मेन मुद्दा है कि सपोज हमने 1997 से आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर डाउन टू अर्थ, दैट्स द टाइम एक्चुअली कि एक जर्नलिस्ट के हिसाब से जर्नलिज्म करने का मौका मिला, बेसिकली ट्रैवलिंग एंड रिपोर्टिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। सो क्लाइमेट चेंज एक्चुअली उस टाइम तक शायद इतना मेन स्ट्रीम नहीं था। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट मेरा ऑफिस जो है, वहाँ का लाइब्रेरी बड़ा इट्स वेरी पॉपुलर लाइब्रेरी है। उसी में क्लाइमेट चेंज का कोई भी नहीं था एक सेपरेट, वो एनवायरनमेंट के अंदर एक फिजिकल एक था। अभी आप उसी लाइब्रेरी में जाएंगे तो जो क्लाइमेट चेंज अलग सा सेक्शन है जो 2/3 डॉक्यूमेंटेशन हो रहता है, और ये हार्डली 30 ईयर्स। तो बेसिकली द स्टोरी इज दैट कि एक्चुअली क्लाइमेट चेंज और स्टोरी नहीं रहा है। क्लाइमेट चेंज इज नो मोर द स्टोरी दैट वी एक्चुअली रिपोर्ट। So climate change has become the context in which every story has to be told now. So whether it's agriculture, economy, stock market, anything, politics. So that's the big challenge. So it's no more the story that the climate change, I will report on climate change, I will communicate climate change and all these things. That one way actually it's over. But everything is now spoken in context of climate change. And the whole issue means that when we report, we have been reporting, we have been hearing about. I'll come to few data that actually has some shock value also. It's almost like Mr. Trump जैसे साइन करते हैं ना हर दिन, and every signature is a shock. सोच लीजिए that's throughout the year the climate is giving us that shocks. And so that's why. So let me just put it briefly. Keep this story. Nearly for 13,000 साल तक it was a great experience for human. 13,000 साल इसीलिए 13,000 साल पहले हमने फूड गैदरर और हंटर से we decided to settle down. Agriculture started. और ये one way the modern history of human also started with that. जो घुमंतु था, हर दिन खाना ढूंढता था, मारता था, कलेक्ट करता था, एक दिन डिसाइड करता है कि नहीं, विल सेटल डाउन, और जो भी घास फूस था उसको कल्टीवेशन के लिए शुरू किया, सेटल्ड एग्रीकल्चर बेसिकली. Quite happened. It all happened like everything that is dictated by climate. वो फेज भी एक क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ था. Basically, the Earth has been experiencing a very settled climate for nearly 13,000 years. And the climate was so friendly that human prospered. We stopped being food gatherer, we stopped being hunter, we settled down. We started cultivating things. The monsoon came on time. We knew which grass to be, हमारा जो धान है बेसिकली वीड है, wheat भी वीड है, any plants, everything as if like the nature conspired that humans should prosper in this climate niche, and that has lasted for 13,000 nearly. And everything that we see is due to a favorable climate which we went through, including the brain evolutions, including our social life, including the concept called family, including the concept called society, and everything. This phase, this comfortable phase of climate in planet Earth actually caused that. Now what? The honeymoon, the story is over. It just took 125 years, last 125 years for humans who actually prospered due to a supportive climate. And this is the only species, करीब 80 लाख की स्पीसीज है जितना हम जानते हैं,
और भी होंगे, उसमें से इंसान ह्यूमन भी एक है जिसका ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है। एक्चुअली हम लोग सब हैं, एक ही है, दिखते अलग है लेकिन हम एक ही हैं। हमारा डाइवर्सिटी एक्चुअली बिल्कुल नहीं है कुछ। जैसे आप बिग कैट में तो 5-6 मिल जाते हैं, इंसेक्ट में आपको बहुत मिल जाएंगे। कोरोना वायरस में जितना डाइवर्सिटी है ह्यूमन का भी इतना नहीं है। कोरोना में तो शायद 150 के करीब वायरसेस है, उनका फैमिली। ह्यूमन एक ही है। हम सब चाहे जितना अलग लगे 99.9% सेम, हमारा डाइवर्सिटी नहीं है। ये एक प्रजाति ने 125 साल में अल्टर कर दिया प्लानेट को। दिस इज व्हाट वी कॉल द करंट, जो हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज और इंड्यूस्ड बाय ह्यूमन, 125 ईयर्स। और ऐसे चेंज किया है कि अभी हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। 125 साल के पहले का प्लानेट और सारा पैरामीटर्स लगा देंगे और अभी का देख लेंगे, अभी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। 85% ऑफ लैंड्स अल्टर्ड हो गया है बहुत ही जल्दी, मे बी 5 to 10 ईयर्स। जो प्लानेट में जो प्लांटेड फॉरेस्ट ज़्यादा होगा नेचुरल फॉरेस्ट से। बायोडाइवर्सिटी जितना घटा है, शायद हमने जो लास्ट 5 मास एक्सटिंक्शंस जो हमने कभी नहीं देखा था, लेकिन 6th वन हम विटनेस कर रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा है। जिसको 15,000 साल में एक्सटिंक्शन होना चाहिए नेचुरली, इट्स हैपनिंग इन 15 ईयर्स। दिस इज द प्रिसाइज डाटा दैट IPBES, जो मल्टीलेटरल असेसमेंट करते हैं बायोडाइवर्सिटी का, इट शोज दैट। सो दैट्स व्हाई दे से कि 6th एक्सटिंक्शन इज इन एंड इट्स कॉज्ड बाय वन स्पीसीज। पहले 5 कभी भी नहीं हुआ। एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट, तो इस पे से एक्चुअली फिर इस चेंज जो क्लाइमेट है, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम यहाँ जो हम ऑडियंस में, आई थिंक सचिन भाई मुझे छोड़ देने से आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर बिलो 50 ईयर्स। अब सचिन भाई पता नहीं मुझे, आप तो होंगे। हाँ सर, आप तो, हाँ आप भी हमारे जनरेशन के। तो फिर भी कितने हैं यहाँ 50 साल से नीचे? 50 साल से नीचे शायद, हाँ सारे के सारे हैं ये 50 साल के नीचे मोस्टली। आपको कहा जाए तो आप क्लाइमेट ऑर्फन्स हैं। करीब 49 years consecutive, every month, there is not a single month which has experienced a normal temperature. So if people don't have experience, what is a normal climate? Those who are, person like me who is above 50 years, at least whether I was, 1 year old or 2 years old or 3 years old, I experienced somehow. I don't remember, but those were the last normal time when the temperature was according to the normal. Otherwise, it's always above. And for the last 20 months consecutive, minimum temperature or night temperature has been above, which is another thing. But besides all these things, who tests actually climate change the most? It's as simple as any person who interacts with climate the most will feel the change. And who will be that? That man or woman is a farmer. If Gandhi says that for every situation you imagine about the last man in the line, then you take it in context of climate change, that last man has to be a farmer and has to be a woman by default. So that's how, because first India is rain fed, so the monsoon, rain. Then it's all about land, then it's all about temperature, then it's all about wind. We don't talk about wind, but wind plays the most critical role. And as the new data comes, and we have been reporting that हवा नहीं बह रहा है, ऐसे भी हवा चेंज नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में, बहुत दिन हो गया, बट इट्स ऑल्सो स्टीलिंग। जहाँ रुका हुआ है वहीं रुका हुआ है हवा, एक्चुअली इट्स स्टीलिंग एक्चुअली। सो दैट्स बैड न्यूज। सो बेसिकली ये फार्मर झेलते हैं कैसे? लेट मी क्विकली गो बैक टू फ्यू डाटा। हमारा डाटा यहाँ आजकल मिलता नहीं है, कुछ भी, बहुत सारे डाटा नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ आ जाता है कभी कभार।
ऐसे एक आया था नाबार्ड का जो 2020-21 की फाइनेंशियल इंक्लूजन सिचुएशन रिपोर्ट रूरल. इट्स नॉट सपोज टू बी एग्रारियन डाटा सेट, बट वो रिपोर्ट निकाल दिए उस पर. एक्चुअली दैट्स अ क्लोजेस्ट वी कैन गेट द सिचुएशंस. व्हाट इट शोज? इट शोज वन थिंग, वेरी हैप्पी न्यूज. इंडिया में एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड ज़्यादा है. Every second household now depends on agriculture. And apparently it's increasing also. Good news. We'll come back to the bad news later. But good news ki India is again agrarian. So every second household, rural household, is an agrarian. And I'll tell you something. Coming to this, what is the income of that? This is the most crucial part. We always talk about what is the agrarian distress that we talk about. There is no data. So we looked at those financial inclusion and we brought out the data. Let's look at few data. So it says that, I'll just quote the data. Agrarian household, actually an agrarian household earns more than a non-agricultural household. Second good news on the face. And what is the earning? Agrarian household earns, a household I'm talking about, and household is defined one chula and it's an average member of 5. So household is basically means ki 5 people. 13,661 is the monthly earning. I'm not talking about income. Earning of a agrarian or agricultural household. 13,661. When a non-agricultural households earned 11,438. Quite actually difference if you look at it. So agrarian agricultural household, this is the data that's now being said that doubling of farmers' income. It's not doubling, but still it's increasing. I'll come back to that and the role of climate. What could be actually the role of climate in getting you this figure that the agricultural household on the face shows that they are earning more. So just to bring this down, 5 persons, that's a one household, how much each earn in a day? 381 for the household, that's the basically earning per day. 381. Or if you bring it down to the persons, that's 76 rupees per day per persons. And that's 55% of India's population. 76 rupees per day. Now come to from where this income is coming. Agricultural household, does this mean agriculture? No. So from here actually starts the climate story. From here it starts, as I told you, climate change is no more the story. It's in the context that you tell the story. So the agricultural distress, the food insecurity distress or insecurity, it's all being now told. So now let's look at it from where this income, whatever it is, that 76 rupees per day is coming. Only 1/3 of this comes from farming or cultivation. And remember, this includes livestock also, because agriculture is different. So if you that part, your agriculture part, if you like, only 1/3 of their earning comes from farming. It's about an agricultural household. So from where do they get actually the rest 2/3? Okay. So officially it says that government services, private services, there is nothing called government services, basically benefits. It's basically, if you look at it, an Indian farmer is no more a farmer, it's a daily wage laborer. So a household is earning more out of daily wage, 2/3 of its income coming from daily wage and other things, then the farming. And that's the story, that the agrarian story which is being told in context of climate change. So now coming to other part. Do actually households now get this income, whatever it is, this 76 rupees?
On the face, it already tells you the story. 76 rupees per person per day. But actually, does everybody get this? No. I think we talk about the inequality in income. India has the fastest number of millionaires addition to the list in the world. That we all know the story. Rich getting richer, poor getting poorer. Inequality is high. But in the agriculture sector, the inequality is actually much deeper. 15% of agricultural household own 91% of the lands. And remember, 15% of households actually own 91% of the lands. And remember, the farming, the agricultural households are already by default, not the Tatas, Ambanis and Adanis of India. I'm not talking about these things. Now come back to that. I'll just give you a figure from this, just to say that this 76 rupees per day, what it hides. It's not everybody is getting 76. Now give me, according to the land holding, we already know that 80% plus people have land holding जिनका 1 हेक्टर से 2 हेक्टर से कम है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ये. लेकिन उसी के बीच मैं गिविंग आई एम समथिंग्स लैंड साइज ऑफ मोर देन 2 हेक्टर हाउसहोल्ड्स हैविंग more than 2 hectare land holding size earns around 57 times of a household which has 0.01 hectare of land. Why this 0.01 hectare of land? Already if you have 2 hectare of land, you are small and marginal. Above 2 hectares, whatever you are. But this difference in earning within the agricultural sector, because 0.01 hectare of land holding is the majority land holding in the country. And it's getting fragmented. So it's also inequal. Inequality is very heavy. Now, I'll come to another point. I already told you that 1/3 of the incomes comes from for an agricultural household from farming and rest others, basically daily wage and all these things. Now more than 56% of agricultural household now depend on 3 or more income sources. And when you compare to non-agricultural household, 66% of non-agricultural household rely on just one source. What it implies? Now let me first tell you the climate crisis story. So when this report came out, and in the economic survey that latest has come just before the budget, you must have read that there was a celebration कि the poorest of India's households are adapting. Entrepreneurship is catching up. They are resilient. Why? Because they are earning sources, the number of earning sources has gone up, precisely what I told you. Agricultural household has 3 to 4 to 5 types of, so it's being interpreted as if that it's a very enterprising households. They are adapting. And what are they adapting to? They are actually adapting to climate change. It was interpreted actually this way only. Now come to the play. Who is actually playing this role? It's basically not the story of climate change, it's in the context of climate change that we are telling this crisis. And if you look at it, India, why it's a big crisis is because, first, 55% population depending on agriculture, and as data shows that it's not coming down. It means it's dependable. It might be a crisis level. But 55% people, if they earn, and when the GDP, the agriculture sector's contribution to the GDP is around 18%. If this population को इनको इनकम नहीं होगा तो ये खर्च कैसे करेंगे? ये खर्च नहीं करेंगे तो आपका इकोनॉमी कैसे चलेगा? As simple as that. 100 मर्सिडीज से कंट्री का GDP नहीं बनता है.
वो तो हो ही रहा है, अच्छा से हो रहा है। आपने कितना टूथपेस्ट खरीदा और आपने कितना जो बाकी चीज जो ना मसाला खरीदा, ये सब आपने देखा होगा। हर वक्त देखेंगे कि ये मसाला वाले टूथपेस्ट वालों ने, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर टाइप का कंपनीज बोलते हैं कि रूरल इनकम बढ़ाइए, वेज बढ़ाइए, क्योंकि उनका चीज नहीं बेच रहा है, इकोनॉमी वहीं से आता है। सो दिस इज ए बिग इकोनॉमिक क्राइसिस विच इज बेसिकली एग्रारी। 55% डिपेंड तो एग्रीकल्चर में करते हैं, और 76 रुपीज आपका उसी से आप सपने देखते हैं कि इतना बड़ा इकोनॉमी हम सस्टेन करेंगे, जो एक्चुअली जाके अपारेंटली 2247 में विकसित डेवलप्ड होगा। उसका मतलब है कि करीब $15,000 पर कैपिटा। अब बाद में सोच लेना उसके बारे में, ठीक है, लेकिन ड्रीम है, अच्छा है, सपने देखना चाहिए, लेकिन इकोनॉमी ऐसे काम नहीं करता। तो दिस इज ए वेरी बिग चैलेंज दैट क्लाइमेट. So why we are talking about the climate change? How actually climate change? Let's get some really facts into it. First, everybody is celebrating कि क्योंकि एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड का इतना रहता है, 4 या 5 सोर्सेज से इनकम करते हैं, तो ये क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन हो रहा है। नो। तो पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली कितना क्लाइमेट चेंज प्रोन है हम। अभी बात नहीं हो रहा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन कितने लोग एक्चुअली जो रूरल पॉपुलेशन या एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड आर प्रोन टू एक्चुअली जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के लिए कितना वनरेबल है। ऑन फेस तो लगता है क्योंकि क्लाइमेट से ही ये गुजारा होता है। तो लेट मी कोट 2 बिग डेटा। अगेन मैं बोल रहा हूं कि ये डेटा का बड़ा कमी होता है आजकल, लेकिन मिलता है डाटा, कहीं ना कहीं से तो निकल के आ ही जाता है। देखते हैं, सरकार का एक है नेशनल इनोवेशंस फॉर रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस, नेशनल इनोवेशन फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। इसका शॉर्ट नाम है निक्रा, और ये माना जाता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट। आप लोगों को पता है निक्रा के बारे में? ये एक्चुअली वर्ल्ड का ओल्डेस्ट है और लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल एडाप्टेशन प्रोग्राम। हमें करीब 7 साल पहले पता लगा था, तो हमने कवर स्टोरी किया था, घूम घूम के जाके सारे डिस्ट्रिक्ट गए जहां काम हो रहा था। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बताया कि हमने नहीं सुना, लेकिन हो रहा है। लेकिन इसका एक है कि ये जो प्रोग्राम है ये आपको दिखाता है कि एग्जैक्टली क्लाइमेट वनरेबल कौन है। तो पहला, कितना क्लाइमेट वनरेबिलिटी है। 90% ऑफ इंडिया 573 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स क्लाइमेट रिस्क फेस करते हैं। ये ऑफिशियल डाटा है जो इंडेक्स बना है। अभी और एक इंडेक्स भी बन रहा है, लेकिन ये जो लेटेस्ट है यही है 90%, जिसपे से आपको 70% के करीब जो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स है, which by default are the agricultural districts या फार्मर्स ज़्यादा रहते हैं, वो आर एक्चुअली एट हाई और वेरी हाई रिस्क। हाई और वेरी हाई रिस्क मीन्स, आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, रिस्क एट वेरी हाई रिस्क मीन्स इट लाइक मालदीव्स या लक्षद्वीप, जो बहुत ही जल्दी जाएंगे पानी के अंदर, हाई रिस्क, ये जाएंगे ही जाएंगे। तो ये होता है इनका जो डेफिनेशन के हिसाब से, तो यही है। और इन लोगों ने 2 असेसमेंट हुआ था इंडिया में, तो 30% फार्मर्स ने बताया कि आपका रिस्क क्या है, फैक्टर। आपने देखा होगा ग्लोबल रिस्क भी एक आता है, सारे लोगों को पूछते हैं, तो उसपे से जो आया था कि 30% बताए थे कि क्लाइमेट चेंज बोल के किसी ने नहीं बोला। वो बोले कि अनसीजनल रेन, एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स, ड्राउट, फ्लड्स, हीट, आज फायर चल रहा है और नेक्स्ट डे ओले गिरना, ऐसे 1/3 के करीब इन लोगों ने बताए थे। सो दैट्स ऑल अबाउट। सो इसका मतलब क्या हुआ, मैसेज इज वेरी क्लियर। आपका एक बड़ा जो पॉपुलेशन जिस पे डिपेंड करता है, वो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट वनरेबल है। आप मालदीव्स 20 साल में 50 साल में डूब जाएगा,
इतना लेवल का इन लोगों का क्लाइमेट है, पहला। सेकेंड है कि जिनका क्लाइमेट के ऊपर ही लाइवलीहुड डिपेंडेंट है, वो सबसे झेल रहे हैं क्लाइमेट चेंज को। और लेट मी गिव यू कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है। डाउन टू अर्थ एक चीज करता है कि वी मॉनिटर एवरी डे। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, एक टीम वो मॉनिटर करते रहते हैं। उनका काम होता है कि हर दिन कितना एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स हुआ। तो हमने 2024 का आंकड़ा मैं बताता हूँ, अभी अभी वो आया है, वो जो स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट, मैं वो बताता हूँ कि आपको कितना है, कि उनका जो डेटा है 2024 में, 2024 लीप ईयर था, 366 डेज में से 322 दिन में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुआ, पहला। और ये सब्सटेंशियल ग्रोथ है 2022-2023 से। जो क्रॉप का डैमेज देखते हैं, दैट्स एक्चुअली वेरी हार्ट रेंचिंग है। वही जो आपका जो बिगेस्ट इकोनॉमी है ना, करीब 30 लाख करोड़ रुपया का जो इकोनॉमी डन बाय द फार्मर्स, विच इज ए प्राइवेट बिजनेस, ये 30 लाख करोड़ मोर और लेस आप अंबानी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, अदानी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को मिला को भी कंपेयर कर सकते हैं। इसका मैं बताता हूं कि 2024 में करीब 40 लाख हेक्टेयर लैंड डैमेज हुआ था, क्रॉप, ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से, जो एक्चुअली 84% इंक्रीज है 2023 के हिसाब से। तो ये रहा आपका जो मैं ओनली आंकड़ा इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभार हमने क्राइसिस को भूल जाते हैं कि कितना बड़ा होगा लार्जर स्केल में। एक करीब 30 लाख करोड़ रुपया का एक बिजनेस, जो पुअरेस्ट इकोनॉमी बोल सकते हो, लेकिन इतना बड़ा बिजनेस है 55%, लेकिन जो डिपेंडेंट है कंप्लीटली रेन पे या क्लाइमेट पे, वो अभी कोलैप्स करने जा रहा है। कैसे कोलैप्स कर रहा है? पहला जो बड़ी चीज आ रहा है कि इट्स द मोस्ट रिस्की बिजनेस इन द वर्ल्ड। आपका 76 रुपीज अर्निंग पर डे में आप इन्वेस्ट करोगे एक बिजनेस में, जिसके लिए आपको 5 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा कितना रिटर्न आएगा। और आपको मैंने दिया कि 322 दिन उसके से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होता है, आपको पता नहीं है। जो पहला बिग इम्पैक्ट आया है, जो हम रिपोर्टिंग करते हुए और जो अभी पूरा महसूस हुआ कि 1996 में हमारा क्रॉप कैलेंडर शुरू हुआ देश में पहली बार। आईएमडी ने, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्ट वाइज टेम्परेचर, रेनफॉल सब तय कर दिया। उसी से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपको एडवाइजरी देता है, और वहीं से हुआ कि सोइंग टाइम इतना में आएगा, आपका हार्वेस्टिंग टाइम इतना में आएगा, इतना एवरेज रेनफॉल है, जून से शुरू हो गया। वो कहानी खत्म हो गया। The only thing reminds you of that crop calendar or the arrival of the monsoon season in June 1st is that कि ऑल इंडिया रेडियो में वो गाना अभी भी चलता है जो पहले चलता था जून 1st को, जून का महीना आया, समथिंग लाइक दैट। वो अभी भी चलता रहता है। आई थिंक इट्स प्री रिकॉर्डेड, वो चलता रहता है। जून 1st को अपने आप बजता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड जून। जून मंथ इज आउट ऑफ द क्रॉप कैलेंडर इंडिया का अभी क्रॉपिंग साइकिल में। तो व्हाट यू डू? आपको तो 4 महीने ही मिलता है ना, 1 महीने निकल गया और फार्मर्स नहीं कर पाते हैं। सोइंग शुरू हो जाता है, एडवाइजरी पुराने में आता है, लेकिन बारिश नहीं होता है, ड्राई स्पेल। ठीक जैसे थोड़ा बहुत स्प्राउट करता है आपका, हेवी रेन आ जाता है, एंड सीड कंसिस्ट ऑफ 1/3 ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली हमने देखा है कि इंडिया में जून इज आउट ऑफ द मानसून साइकिल, जून इज आउट ऑफ द क्रॉप कैलेंडर, इट लीव्स यू 3 months, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई इज हेवी रेनफॉल। हमने देखा कि जून में 88%, 30 years में देखा कि 1988 to 2018 676 of 730 districts in the country, 420 districts in the country have seen a decrease in rainfall in June, and 200 districts reported increase in the number of days with no rainfall.
2024 में हमने देखा था कि 15 दिन नो रेन था जून में, दैट द फास्ट इम्पैक्ट। तो अभी आता है, मैं लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूं कि हमने एक आईसीआर साइंटिस्ट को पूछा कि आपने क्रॉप कैलेंडर कैसे करेंगे, क्लाइमेट एडाप्टेशन का सॉल्यूशन चाहिए ना, एडाप्ट तो करना पड़ेगा, बिना मानसून का तो आप कुछ नहीं कर सकते हो ना। तो मैं मानसून को, मेरा तो हो गया है कि मुझे पता है कि फार्मर्स जून में चले गए हैं अभी, और जून में कोई रिस्क नहीं लेता। तो उन्हीं का था वो प्रिंसिपल, वो चीफ साइंटिस्ट हैं आईसीआर का, उन्होंने बताया कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो कैलेंडर और जो सब कुछ जो उसका बेसिस था कि 120 डेज रेनफॉल व्हिच इज ए नॉर्मल सिनारियो, जून 1 को केरल में बारिश एंटर करेगा, उसी पे कैलेंडर बना था, वो नॉर्मल था। लेकिन देयर इज नथिंग कॉल्ड नॉर्मल नाउ, वो आता है जून 1 पे एंटर कर जाता है मानसून, वो शायद वो भी अपना रिचुअल में, उसके बाद वो वेनिश हो जाता है। तो जो कहानी हुआ कि वो बोलते हैं कि अभी पूरा डिसरप्ट हो गया है साइकिल, और इंडिया को अभी एक न्यू क्रॉप साइकिल चाहिए। क्यों चाहिए? दैट्स आई थिंक द बिगेस्ट जो सॉल्यूशन या एडाप्टेशन पार्ट का अभी बात हो रहा है, क्योंकि जो मैं एडवाइजरी दे रहा हूं आपको वही पुराना क्रॉप कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन मुझे एक डिसीजन लेना है कि मैं अभी जून को फॉर्मली आउट कर दूं। सो बहुत जल्दी मानसून सीजन का भी डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, टाइम, क्रॉप कैलेंडर का भी चेंज हो जाएगा। दैट विल बी द वन ऑफ द बिगेस्ट एडाप्टेशंस मॉडल सॉल्यूशंस बिसाइड्स अदर थिंग्स। आई थिंक ये बड़ा लेवल पे ना होता है। इसका मुझे नुकसान क्या है, ये जो क्लाइमेट कॉन्टेक्स्ट में 322 दिन मैं झेलूंगा, लेकिन क्लाइमेट पे डिपेंडेंट रहूंगा। अभी क्या होता है, और मेरा जो है जो अर्निंग होता है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो अर्निंग होता है वो बेसिकली आप बैलेंस शीट निकाल देंगे एक फार्मर का, तो आपको मिलेगा एक महीने में एक फार्मर का, आप बैलेंस शीट करते हैं ना, आप इन्वेस्ट किया, उस पे से फिर आपको रिटर्न मिला, फिर इन्वेस्टमेंट माइनस योर रिटर्न गिव्स यू द नेट इनकम। एक फार्मर के पास पर कैपिटा कितना है नेट इनकम? 390 रुपीज पर मंथ पर कैपिटा, 30 रुपया भी नहीं है पर डे, एक्चुअली 12 रुपया 13 रुपया के करीब। इसका मतलब क्या होता है? ये क्लाइमेट चेंज का जो बिगेस्ट इम्पैक्ट और जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन द कंट्री, इसका सीधे सीधे आप और एक आंकड़े में देख सकते हैं कि डिस्ट्रेस हम ऑलवेज जानते हैं। शायद ये एंड ऑफ दिस मीटिंग 2 घंटे में 2 फार्मर सुसाइड किए, गोइंग बाय एवरेज, इफ दिस इज द वे टू पुट इट। लेकिन इसका रीजन क्या होता है? हमने जानते हैं कि इसका डेट एक बड़ा रीजन है। उधार, लोन ही बोल के एक टर्म आ गया जो अंग्रेजी वर्ड सबको पता होता है। ये उधार का जिंदगी हो गया है। कैसे? एनीबडी, आज कोई भी बच्चा एक एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड में पैदा होता है, ही और सी, उसका एवरेज डेट जो इनहेरिट करेंगे, जो लोन का अमाउंट, वो है 91,231 रुपीज। आप आज ही पैदा होते हैं एग्रीकल्चरल फैमिली में, आपको इनहेरिट करना पड़ता है। ये 5 साल पहले 72,000 था। और ये डेट कहाँ से आता है? ये डेट बेसिकली ये क्लाइमेट डेट आप उसको बोल सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू कि फार्मर्स को कितना पैसे मिल रहा है अपना प्रोड्यूस के लिए, वो बड़ा स्कैम है, वो तो है ही, हमें पता है। तो ये डेट 91,231 रुपीज डेट को आप अभी 76 रुपीज पर डे अर्निंग में आपको चुकाना है। तो बेसिकली आप सारा जिंदगी एक इंडियन फार्मर्स
स्पेंड करता है अपना डेट को ही चुकाते हुए, और दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज द क्लाइमेट डेट। और मैं यहाँ रखता हूँ, बाकी भी है, हम सोल्यूशन भी देखेंगे, लेकिन जो बिगेस्ट मैंने बताया कि जो अंदर कस्ट पे है कि अभी वेरी सुन वी डोंट नो we'll have a new definition, and that's all about climate context में। तो बेसिकली क्राइसिस हम जानते हैं बहुत बड़ा क्राइसिस है, लेकिन इस क्राइसिस का जो नेशनल इम्पैक्ट है आपको अभी देखने के लिए मिलता है, जब 55% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन नॉट एबल टू स्पेंड मोर देन 15 रुपीज पर डे, दैट्स द नेट इनकम। तो फिर आप इकोनॉमी नहीं संभाल सकते। दैट कुड बी द रीजन कि आपको आहिस्ते आहिस्ते वो नज़र आने लगा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों कम हो रहा है, और आपको आहिस्ते आहिस्ते ज़्यादा सुनने के लिए भी मिलता है कि हम 2047, 2050, 2100 तक ले गए हैं अभी। और इसी की वजह हो सकता है कि जो लोन का अमाउंट का जो अभी हमने देखा कि रिसेंट जो डाटा आ रहा है, इट्स इंक्रीजिंग लाइक दिस। सो इसी के पीछे द क्लाइमेट इज प्लेइंग द बिगेस्ट रोल। सो दैट्स ऑल अबाउट, आई वांटेड टू पुट सम